भारतीय होने का क्या मतलब है? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, असल में इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। ये सिर्फ एक नागरिकता की बात नहीं है। ये एक विचार है, एक लगातार चलने वाली बहस है और एक ऐसा एहसास है जो करोड़ों लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो चलिए, आज इसी सवाल की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। भारतीय पहचान की इस पहेली को समझने की शुरुआत हम इसी विरोधाभास से करते हैं। देखिए, एक तस्वीर तो ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसके पास एक शानदार विरासत है और आसमान छूने वाले सपने हैं। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, एक कड़वी हकीकत, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, जहां भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं और समाज में अक्सर तनाव बना रहता है। तो हमारे आज के सफर में हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये राष्ट्र कैसे बना। फिर उन बड़ी बड़ी बहसों को समझेंगे जिन्होंने इसे आकार दिया। हम उन आवाज़ों को भी सुनेंगे जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। फिर देखेंगे कि दुनिया में भारत की छवि क्या है और ज़मीनी हकीकत क्या है। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पहचान एक लगातार चलने वाली बातचीत की तरह क्यों है। तो चलिए, शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। आग में तपा एक राष्ट्र। आधुनिक भारत का जन्म, आप जानते हैं, हिंसा और एक बहुत बड़े सदमे के बीच हुआ था। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसी राख से एक बहुत ही आदर्शवादी सोच ने भी जन्म लिया। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जिन्हें 1947 में भारत के बंटवारे के वक्त अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा था। सोचिए, ये मानव इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक था। ये बात उस गहरे जख्म की तरफ इशारा करती है जो शायद आज तक पूरी तरह से भरा नहीं है। बंटवारे ने सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं किए, बल्कि दिलों में एक ऐसी खाई बना दी जिसने आजाद भारत की पहचान की नींव को ही हिलाकर रख दिया। लेकिन इसी उथल-पुथल और राख के ढेर से उठकर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक नए भारत का सपना देखा। एक ऐसा देश जो अनेकता में एकता को माने, जो धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक हो। उनके विजन के जो मुख्य स्तंभ थे, वो थे राष्ट्रीय एकता, संसदीय लोकतंत्र, औद्योगिकीकरण, समाजवाद, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और दुनिया में किसी भी गुट का हिस्सा न बनना। तो अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, महान भारतीय तर्क। इसका मतलब है वो बड़ी बड़ी वैचारिक बहसें जो आज भी ये तय करती हैं कि आखिर भारतीय होने का मतलब क्या है। इस बड़ी बहस में एक जवाब आता है हिंदुत्व की तरफ से। अब ये समझना जरूरी है कि ये एक राजनीतिक विचारधारा है जो भारतीय पहचान को एक बड़े हिंदू सामाजिक सांस्कृतिक दायरे में देखती है। और ये सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक रीति रिवाजों तक ही सीमित नहीं है। लेकिन जैसा कि हर बड़ी बहस में होता है, एक दूसरा नजरिया भी है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का मानना है कि बहस करना, सवाल पूछना और अलग अलग विचार रखना ये हमेशा से भारत की विरासत का एक बहुत जरूरी हिस्सा रहा है। वो कहते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों तक में असहमति की गुंजाइश थी। और सेन की ये बात सिर्फ किताबी नहीं है, इसके सबूत हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं। सोचिए जरा, बौद्ध धर्म जो इसी धरती पर जन्मा, वो ईश्वर के सवाल पर चुप रहना बेहतर समझता है। यहाँ चारवाक जैसे नास्तिक दर्शन भी खूब फले फूले। अरे, यहाँ तक कि रामायण जैसे महाकाव्य में भी जाबाली नाम का एक पंडित है जो राम को उनके धार्मिक विश्वासों पर सवाल उठाने की हिम्मत करता है। तो मतलब साफ है, आग बंद करके मान लेना नहीं, बल्कि तर्क करना हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। अब तक हमने जो बात की वो काफी हद तक मुख्य धारा की सोच थी। लेकिन भारत की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। बहुत से लोगों के लिए उनकी भारतीय पहचान इस मुख्य धारा की कहानी के विरोध में बनी है। यह हिस्सा उन्हीं आवाजों के बारे में है। इसका एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली उदाहरण हमें दक्षिण भारत में मिलता है। वहां द्रविड़ आंदोलन के विचारकों ने कहा कि उनकी प्राचीन द्रविड़ पहचान अपने आप में पूरी है और उसे उत्तर भारतीय सांस्कृतिक प्रभुत्व की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी एक अलग और मजबूत क्षेत्रीय पहचान बनाई। और ये आवाज सिर्फ दक्षिण तक ही सीमित नहीं है। दलित और आदिवासी साहित्य को देखिए। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये एक तरह का विद्रोह है। ये उस सांस्कृतिक तानाशाही को चुनौती देता है जो सिर्फ ऊंची जातियों की कहानियों को ही देश की कहानी मानती है। ये उन अनुभवों को जबान देता है जिन्हें सदियों से दबाया गया था। चलिए, अब नजर डालते हैं भारत की दो तस्वीरों पर। एक वो जो दुनिया देखती है और दूसरी वो जो हम अंदर से जीते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि ये सॉफ्ट पावर आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये बिना जबरदस्ती या पैसे के अपने कल्चर, अपने विचारों और अपनी वैल्यूज के दम पर दुनिया को प्रभावित करने की ताकत है। और भारत की विदेश नीति में इसका बहुत बड़ा रोल है।
और जब सॉफ्ट पावर की बात आती है तो भारत के तरकश में कई तीर हैं। हमारी बॉलीवुड फिल्में जो पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, पाकिस्तान के साथ तनाव कम करने के लिए क्रिकेट डिप्लोमेसी, हमारी योग और आयुर्वेद जैसी सांस्कृतिक विरासत, और हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का हमारा गौरव, ये सब मिलकर दुनिया में भारत की एक बहुत आकर्षक छवि बनाते हैं। लेकिन क्या ये तस्वीर पूरी है? आलोचक कहते हैं कि नहीं। उनका तर्क है कि ये जो सॉफ्ट पावर की चमकदार छवि है, वो अक्सर देश के अंदर की बड़ी बड़ी समस्याओं जैसे कि भ्रष्टाचार, गरीबी और सामाजिक मुद्दों पर पर्दा डाल देती है। तब ये बातें थोड़ी खोखली लगने लगती हैं। तो हमने इतनी सारी अलग अलग बातें देखीं, इतने सारे विरोधाभास देखे, सवाल उठता है कि इन सब धागों को एक साथ कैसे पिरोया जाए। शायद इसका जवाब किसी एक नतीजे में नहीं, बल्कि इस लगातार चल रही बातचीत में ही है। और शायद इस पूरी चर्चा का सार यही है कि भारत की कोई एक सिंगल कहानी है ही नहीं। ये तो अनगिनत कहानियों, आवाज़ों, विरोधाभासों और विविधताओं का एक महासंगम है। और इस बात को अमर्त्य सेन बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं कि आप भारत की कला या साहित्य में कोई ऐसी लकीर खींच ही नहीं सकते जो हिंदू और मुसलमान को अलग अलग कर दे। हमारी संस्कृति हमेशा से एक मिलीजुली विरासत रही है और इसे किसी एक खांचे में बांटना नामुमकिन है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अगर भारतीय होना कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली बातचीत है, एक संवाद है, तो इस बातचीत में अगला अध्याय क्या लिखा जाना है? अगली सबसे जरूरी बात क्या है जो कही जानी बाकी है?